नमस्कार साथियों। एक बार पुनः अपने यूट्यूब चैनल पर पुनः स्वागत है आपका। हमने पिछली क्लास में जो थोड़ा बहुत जो डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 3 के बारे में, जो कि अपने मेटल और नॉन मेटल के बारे में था, जिसमें हमने इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है मेटल और नॉन मेटल में उसको डिस्कस कर लिया है, जो कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बेस्ड था। नेक्स्ट अपना चलता है उसके जस्ट आगे वाला कि केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर मेटल और नॉन मेटल में क्या बेसिक डिफरेंसेस हैं। तो अपना टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, जिसमें फर्स्ट उसकी अलग अलग तरीके से रिएक्शन मान आएगी अपने कोर्स में है। सबसे पहला उसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, सेकेंड उसमें आएगा अपने वाटर के साथ उस मेटल की क्या रिएक्शन है, और थर्ड उसका किसी डाइल्यूट एसिड के साथ उसका कैसा बिहेवियर है मेटल का। ठीक है ना। इस तरीके से अपना टॉपिक आगे बढ़ेगा। तो सबसे पहले हम इसमें स्टार्ट करते हैं रिएक्शन विथ एयर। एयर मीन्स मोस्टली हम जो पढ़ेंगे एयर का मीन्स यहाँ पे हम समझेंगे उसका कि मेटल का ऑक्सीजन के साथ नॉर्मल एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्शन होती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और ये हम पहले भी मैं बता चुका हूँ जब अपनी केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स पढ़े थे, उस समय भी अपना ये टॉपिक आया था कि अलग अलग टाइप की रिएक्शन में आपने वहाँ देखा होगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़ी हमने एंड रिडक्शन रिएक्शन पढ़ी थी। तो मेटल की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन एज क्या है, एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन, टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो सब वहाँ पर भी हमने जब उस ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में स्टडी किया था, तो जब भी किसी एनी ऑफ मेटल जो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगी तो वहां पर एक मेटल का ऑक्साइड बनाती है। मेटेलिक ऑक्साइड होगा, और मेटेलिक ऑक्साइड का मतलब वहां क्या हो गया, उसका वहां एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया। मतलब किसका ऐड होना, ऑक्सीजन का तो ऐड होना, और हाइड्रोजन का रिमूवल क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो रही है, इसका मतलब ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, एक टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तो इसको हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल के तौर पे भी हम इसको लिख सकते हैं। तो मेटल जब भी ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगी तो वहाँ एक मेटल ऑक्साइड बनाएगी, और मेटल ऑक्साइड की हमें पहले भी मैंने बताया था कि जो नेचर है उसकी पीएच स्केल पे जो नेचर है वो मोस्टली आपकी क्या है, बेसिक नेचर की। किस टाइप की नेचर है उसकी, बेसिक नेचर है। तो यहाँ पर जो भी मेटेलिक ऑक्साइड होगा वो हमेशा किस नेचर का बनेगा, मोस्टली बेसिक नेचर। बेसिक नेचर का मीन्स क्या हो गया, अब पीएच स्केल याद रखिए कि इनकी जो पीएच होगी नॉर्मल मोर देन 7 होगी और लेस देन 14 होगी। तो इनका जो पीएच स्केल आप पता है समझ ही गए। तो अब इसका एक एग्जांपल देखिए, जैसे कॉपर को जब जलाया जाता है, जलाना का मतलब उसमें किसका ऐड हो रहा है, उसमें ऑक्सीजन की उसके साथ रिएक्शन हो रही है, तो कॉपर ऑक्साइड बनता है। कॉपर ऑक्साइड की जब हम इसका आप पीएच स्केल या उसका उसकी नेचर का पता करते हैं, तो लिटमस टेस्ट करते हैं, तो वो आपका क्या करेगा, क्योंकि नेचर क्या है इसकी, बेसिक नेचर। तो अब कौन से कलर के लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट करेगा, ये आपको पता है कि बेसिक जो नेचर होती है किसी भी सॉल्यूशन की, तो वो क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है। तो रेड लिटमस टर्न्स इन ब्लू कलर। ठीक है, लिटमस टेस्ट से पता चल गया। तो यहाँ पर ये इजीली रिएक्शन इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब इसको जलाया जा रहा है तो इजीली हो रहा है। लेकिन कुछ ऐसे मेटल ऑक्साइड बनते, कुछ ऐसी मेटल्स होती है जो नॉर्मल टेम्परेचर पर इनका कोई ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं होती है। तो हाई टेम्परेचर पे या इसको गर्म किया जाए या इसको जलाया जाए तो उस कंडीशन में ये उससे रिएक्ट कर जाती है। तो वहाँ अब देखिए अलग अलग मेटल की रिएक्शन अलग अलग टाइप से हो रही है। कुछ मेटल्स जैसे हमें अभी फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमने थोड़ा डिस्कस किया था
कि जो पोटेशियम है ना, पोटेशियम है, आपका सोडियम है और लिथियम है, वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे भी ऑक्सीजन के अगर कांटेक्ट में आ जाते हैं तो वो उससे रिएक्शन कर जाते हैं और फास्ट विगरसली रिएक्शन करते हैं और उससे बहुत ही एक्सप्लोड होने की भी संभावना रहती है। तो कुछ मेटल तो इजीली मतलब एटमॉस्फेयर रूम टेम्परेचर पे भी रिएक्शन कर रही है ऑक्सीजन से, और कुछ को गर्म करना पड़ रहा है, नॉर्मल उसको जलाना पड़ रहा है, जैसे कि कॉपर, उसको कॉपर के वायर को गर्म किया जाएगा तो धीरे धीरे ये कॉपर ऑक्साइड बनाएगा, तो उसको टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से थोड़ा हाई टेम्परेचर की जरूरत पड़ रही है। और बहुत कुछ और अलग टाइप के मेटल्स हैं जिनको बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत पड़ रही है। तो इस तरीके से इनमें भी मेटल में जो रिएक्टिविटी है, मतलब किसी भी चीज से रिएक्शन करने की जो बेसिक नेचर है, वो मेटल टू मेटल चेंज हो रही है। ठीक है, तो फास्टली रिएक्शन कौन कर रहे हैं ऑक्सीजन के साथ? सोडियम है, आपका पोटेशियम है और आपका लिथियम है, वो फास्टली रिएक्शन कर रहे हैं इजी रूम टेम्परेचर से भी आराम से। लेकिन उसके बाद कॉपर, इसके लिए थोड़ा और टेम्परेचर की जरूरत पड़ रही है, और एल्यूमिनियम को और उससे भी ज्यादा कंडीशन, थोड़ी ज्यादा टेम्परेचर चाहिए। तो वहां पर इस तरीके से इनकी मेटल की रिएक्टिविटी भी मेटल टू मेटल चेंज हो रही है, इनकी नेचर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पर आपको ये भी चीज समझ में आ गया। इसका नॉर्मल जो बेसिकली जो होते हैं, जो आपके जनरल मेटल्स होती है, वो मोस्टली ऑक्साइड जो बना रही है मेटेलिक ऑक्साइड, वो किस नेचर के होंगे? नॉर्मली बेसिक नेचर के होते हैं। लेकिन जब हम एल्यूमिनियम की ऑक्साइड की बात करते हैं, तो एल्यूमिनियम जब ऑक्सीजन से कभी रिएक्शन करेगा तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगा। लेकिन ये दोनों टाइप की रिएक्शंस यानी नेचर शो करेगा, बेसिक नेचर भी शो करता है और एसिडिक नेचर भी शो करता है। तो इस टाइप के जो मेटेलिक ऑक्साइड होंगे, जो दोनों टाइप का बिहेवियर शो कर रहे हैं, एसिडिक बिहेवियर और बेसिक बिहेवियर, तो इस टाइप के जो बेस मेटेलिक ऑक्साइड होंगे उनको कहेंगे हम एम्फोटेरिक नेचर। एम्फो, एम्फो वर्ड आपने सुना होगा, एम्फीबिया, बायोलॉजी में हमने पढ़ा होगा, एक क्लास है एम्फीबिया। एम्फीबिया मतलब वाटर और लैंड दोनों में सरवाइव कर रहे हैं, तो वहां पर दोनों कंडीशन में वो सरवाइव कर रहे हैं। तो वो सेम टू सेम यही है कि दोनों, एमपी का मतलब डुअल नेचर, डुअल नेचर का मतलब एसिडिक, यहाँ केमिस्ट्री तो हम बात करेंगे डुअल नेचर में एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर। तो इस टाइप के जो मेटेलिक ऑक्साइड होंगे वो एम्फोटेरिक नेचर शो करेंगे। और एम्फोटेरिक मीन्स आप लिख लीजिए कि एम्फोटेरिक नेचर मीन्स शोज बेसिक एज वेल एज एसिडिक बिहेवियर। ऐसे मेटेलिक ऑक्साइड जो क्या शो करे? बेसिक एज वेल एज एसिडिक नेचर बिहेवियर शो करे, तो इनको हम कहते हैं एम्फोटेरिक आपके ऑक्साइड्स। अब इसमें एक और एग्जांपल आपका इसी में सेम टू सेम जो एम्फोटेरिक नेचर शो करता है वो है आपके, एक एग्जांपल और लिख लीजिए इसमें, एग्जांपल्स ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। तो इसमें एक तो हो गया एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और एक है इसका सेकंड और एग्जांपल है जिसमें जिंक आता है। जिंक के जो ऑक्साइड होगा, जिंक ऑक्साइड्स भी एम्फोटेरिक नेचर शो करेंगे। ठीक है, तो जो एसिडिक और बेसिक दोनों टाइप के बिहेवियर शो करें उनको एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहेंगे। तो एग्जाम में कभी आए कि बताइए कि ऐसे एम्फोटेरिक एग्जांपल्स इन ऑप्शन से मल्टीपल चॉइस में पूछा जाए तो जिंक हो तो उसमें जिंक को राइट करना है कि जिंक के जो भी ऑक्साइड होंगे वो एम्फोटेरिक नेचर शो करेंगे। तो इससे हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से हम एक देख सकते हैं कि अलग अलग मेटल का
ऑक्सीजन के साथ अलग अलग टाइप से उनका एक्टिव रिएक्शन होती है। कुछ फास्टली रिएक्शन करते हैं, कुछ स्लो करते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे जाके वो रिएक्शन शो करते हैं। तो इस तरीके से इनकी रिएक्टिविटी मेटल टू मेटल चेंज हो रही है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो Na और पोटेशियम और सोडियम आपका हाईली रिएक्टिव रिएक्शन शो करते हैं, लिथियम, इवन लिथियम भी। तो इनका अब क्या है कि जब ओपन एरिया में जब हम इनको रख देते हैं, ओपन एरिया में जब इसको स्टोर करते हैं, तो ये किसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाते हैं? एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन की रिएक्शन कांटेक्ट में रहते हैं। मॉइस्चर के इवन CO2 उसके अंदर भी क्या है? ऑक्सीजन है। CO2 मीन्स उसके अंदर ऑक्सीजन कंपाउंड में कनेक्टेड है। तो इस तरीके से इनको जब इस मॉइस्चर और एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर एंड CO2 एंड ऑक्सीजन से इसको बचाने के लिए हम क्या करेंगे, इनका स्टोरेज किस तरीके से ओपन बोतल में नहीं करेंगे, उनको किसी भी हाइड्रोकार्बनिक ऑयल के अंदर इनका स्टोर किया जाता है। हाइड्रोकार्बनिक ऑयल में इवन अपना केरोसिन यूज होता है मोस्टली। जो लेबोरेटरी में आप कभी भी लेबोरेटरी में जाएंगे तो वहाँ आप देखेंगे कि सोडियम और आपका पोटेशियम आपको किस स्टोर में किस तरीके से मिलेगा, इस केरोसिन ऑयल के लिक्विड के अंदर उसको डिप करके रखा जाता है। रीजन क्या है? टू प्रिवेंट फ्रॉम एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एंड आपका CO2 एंड मॉइस्चर, क्योंकि ये विगरसली रिएक्शन, फास्ट रिएक्शन शो करता है। इस तरीके से अपना मेटल की अलग अलग ऑक्साइड्स की नेचर पता कर ली हमने, और इनकी अलग अलग रिएक्शन की एक रिएक्टिविटी भी हमें पता चल गई है। तो अगला हम टॉपिक बढ़ते हैं कि नेक्स्ट अपनी इसकी ऑक्सीजन की रिएक्शन अपने कंप्लीट हुई, तो मेटल की नेक्स्ट अपनी रिएक्शन है उसकी किसके साथ? जल के साथ, वाटर के साथ इसकी रिएक्शन किस तरीके से होती है, इसको हम आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। नेक्स्ट अपने मेटल की जो हम रिएक्शन पढ़ेंगे वो मेटल की रिएक्शन विथ वाटर, वाटर के साथ इनकी मेटल्स, नॉर्मली मेटल्स की क्या रिएक्शन होती है। इसकी जो बेसिक वर्बली हम जो कोई रिएक्शन लिखना चाहें वर्बली, तो नॉर्मल लिख सकते हैं कि मेटल कभी भी जब वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो उस कंडीशन में मेटल ऑक्साइड फॉर्मेशन होगा और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। ये हमने एक एक्सपेरिमेंट भी दिखाया था प्रीवियस क्लास में कि जहाँ पर वो उसको आप वाटर के अंदर से उसको पास करेंगे तो और बाहर पास में एक कोई भी मोमबत्ती वगैरह है ना, वो ले जाएंगे तो वहाँ जहाँ से बुलबुले निकल रहे हैं वहाँ से पप पप की साउंड, चिट चिट की आवाज़ आएगी ना, तो वो है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, और वहाँ एकदम फ्लैश होगा, बार बार वो फ्लैश होगी, आपको वहाँ हाइड्रोजन गैस की सिंपल सी साउंड भी आती है। तो जब इवन किसी भी मेटल जब वाटर के साथ रिएक्शन करेगी तो मेटल ऑक्साइड बनाएगी और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस। ये जनरल इसका कभी पूछा जाए तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है, इवन हम 7th क्लास से इसको पढ़ रहे हैं। मेटल और नॉन मेटल का 7th क्लास में भी है, 8th में भी है, जहाँ पर ऑलवेज मेटल रिएक्शन विथ वाटर एंड प्रोड्यूस ऑलवेज हाइड्रोजन गैस। तो जो भी गैस की जब बात आए मेटल वाले कोई भी चैप्टर में, तो आपको याद रखना वहाँ H2 गैस यानी हाइड्रोजन गैस। अब ये जो मेटल ऑक्साइड होगा, जब वाटर के साथ इस मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन होगी दोनों एक साइड में, तो एक हाइड्रो ऑक्साइड बनाएंगे। हाइड्रो ऑक्साइड का मीन्स क्या हो गया? बेसिक हाइड्रो ऑक्साइड। हाइड्रो ऑक्साइड का मतलब OH है ना। तो ये इसकी नेचर कैसी होगी? बेसिक नेचर। तो नॉर्मली सभी मेटल, अभी हमने जस्ट बात की थी कि भी रिएक्टिविटी अलग अलग मेटल की अलग अलग होती है। कुछ वायलेंटली रिएक्ट करती है बहुत फास्टली, और बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हो करती है। मतलब वहाँ आपको अगर कंडीशन अंडर कंट्रोल नहीं रही तो वहाँ कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, तो वहाँ उस कंडीशन को, फिजिकल कंडीशन को भी कंट्रोल, अंडर कंट्रोल रखना पड़ता है। तो इनमें भी वही जो हमने जस्ट बात की कि जो सोडियम पोटेशियम है वो बहुत ही वायलेंटली रिएक्शन इवन कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्शन शो करता है। और लेकिन जब उसी से जस्ट आगे बढ़े तो कैल्शियम की जब हम बात करें तो कैल्शियम नॉर्मली कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन ही नहीं शो करता है। ठीक है, तो उसके लिए उसको गर्म पानी के साथ उस पर रिएक्शन की जाती है। तो गर्म पानी के साथ जब
अब वाटर है लेकिन कभी उसका टेम्परेचर 10 डिग्री है, कभी उसका टेम्परेचर 35 डिग्री है, कभी उसका 100 डिग्री है, अब है ना, अलग अलग टेम्परेचर है। तो वाटर का मतलब यहाँ पे वो तीनों फिजिकल स्टेट में हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, इवन गैसियस स्टेट में भी हो सकता है। तो यहाँ पर नॉर्मली कुछ मेटल्स तो इजीली तुरंत फास्ट रिएक्शन करती है वायलेटली। तो ऐसी रिएक्शन जो फास्ट रिएक्शन कौन करेगी, एक तो सोडियम और पोटेशियम वायलेटली रिएक्शन करेंगे। और जो आगे नेक्स्ट आ गया कैल्शियम, ठीक है, तो ये तो आपके कोल्ड वाटर से ही रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है। और जब हम कैल्शियम की बात करते हैं यहाँ हॉट वाटर, ठीक है। लेकिन कुछ इससे भी ज्यादा आगे की बात करें कि जैसे कुछ मेटल्स जैसे एल्यूमिनियम है, जिंक है, वो हॉट वाटर के साथ भी रिएक्शन नहीं करती है, ठीक है ना। तो इनका बिहेवियर अलग है, मेटल टू मेटल चेंज हो रहा है, तो इनके लिए आपको स्टीम की जरूरत पड़ती है, यानी वाटर वेपर फॉर्म में चाहिए, गैसेस फॉर्म में, जिसका टेम्परेचर हॉट वाटर से भी ज़्यादा होता है। ये आप जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है कि स्टीम का टेम्परेचर ज़्यादा होता है हॉट वाटर का, तो स्टीम का टेम्परेचर नॉर्मली ज़्यादा होता है। तो इस तरीके से ये मेटल टू मेटल चेंज हो रहा है, ये तो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव है दोनों ही। और यहाँ पर ये थोड़ा उसमें कंडीशन बढ़ानी पड़ रही है, आपको मतलब पानी को गर्म करना पड़ रहा है, तब जाके उसके साथ रिएक्शन शो कर रही है। और ये तो इससे हॉट वाटर से भी रिएक्शन नहीं करके इसको स्टीम की फॉर्म में प्रोवाइड करना पड़ रहा है। तो ये आपके एक अपने बुक्स में भी एक डायग्राम दे रखा है जिसमें टेस्ट ट्यूब लेनी है, उसके अंदर वाटर वेपर को उससे एल्यूमिनियम या जिंक की जो थिन है ना शीट होती है उसको उसके अंदर रखिए, फिर गर्म करिए, तो वो स्टीम के साथ रिएक्शन करेगा और वही वापस आगे गैस निकलेगी जो क्या होगी, हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पर मेटल टू मेटल इसकी रिएक्टिविटी चेंज हो रही है, ये आपके बिल्कुल कंप्लीट समझ में आ गया। और हमें ये पता लगा है कि मेटल ऑक्साइड या किसी भी मेटल की वाटर के साथ रिएक्शन हो रही है मेटल ऑक्साइड बन रहे हैं। और मेटल ऑक्साइड नॉर्मली किस नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के। ये वर्ड बार बार याद रखिए, या बेसिक या एल्कली नेचर, इसको कंप्लीट याद रखिए। मैंने पहले भी बताया एल्कली मीन्स ऐसे बेसेस जो वाटर के अंदर सोल्यूबल है, डिसॉल्व हो जाते हैं। तो वाटर डिसॉल्विंग मेटल ऑक्साइड सॉल्यूशन आर कॉल्ड एल्कली नेचर, यानी बेसिक नेचर होती है नॉर्मली उनकी। तो ये आपको यहाँ पर भी थोड़ा सा हल्का सा यहाँ पे आपको इसका आइडिया हो गया है, ठीक है। तो जैसे Na2O, ठीक है, फिर H2O दोनों मिक्स होगा, ठीक है, तो फिर आपका यहाँ क्या बन जाएगा, वापस मेटल का हाइड्रोक्साइड यानी NaOH, ठीक है। तो यहाँ 2 कर दीजिए, तो ये आपका बैलेंस हो गया, 2 2 Na, ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन ये आगे लगा 2, या हाइड्रोजन के लिए आगे 2, तो ये भी किसको शो, मेटल सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या बन गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो मोस्टली सारे ही अधिकतर है जो मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो वाटर सोल्यूबल होते हैं, डिजोल्व इन नॉर्मली डिजोल्व इन वाटर। तो ये इसके लिए रिएक्शन लिख सकते हो आप कि कैसे होता है कि मेटल का ऑक्साइड प्लस वाटर और एक हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, ठीक है। तो मोस्टली अधिकतर आपकी मेटल्स वाटर के साथ रिएक्शन करती है, कुछ रूम टेम्परेचर कम, रूम टेम्परेचर से भी कम टेम्परेचर पे भी रिएक्शन वायलेटली रिएक्शन करती है, उनमें एग्जांपल लिख सकते हैं आप सोडियम और पोटेशियम। और कुछ हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करती है, उसमें एक एग्जांपल आपका कैल्शियम। तो इवन आप देखिए कभी एक पानी का एक भी टम्बलर ले लीजिए, उसमें जब आप कैल्शियम के कुछ
पार्ट्स या उसमें डालेंगे, ऐड करेंगे, तो वो क्या होगा, उसके साथ गर्म पानी होना चाहिए। गर्म पानी में डाला तो जैसे जैसे पानी का टेम्परेचर बढ़ेगा वो कैल्शियम किससे, वाटर के साथ रिएक्शन करेगा और कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा, और कैल्शियम ऑक्साइड फिर वाटर से रिएक्शन करेगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। हाइड्रोक्साइड का मतलब मेटल का हाइड्रोक्साइड यानी बेसिक एल्कली प्रोडक्ट बना देगा। तो जब ये मिलाते हैं ना अपन, तो वो जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है वो कैल्शियम का जो भी पार्ट्स है उसके चारों तरफ ऐड हो जाती है, उसके साथ कंबाइन साथ में लग जाती है। तो इसलिए वो कैल्शियम के जो छोटे छोटे पार्ट्स है वो हमें इवन तैरते हुए, स्विम करते हुए नजर आते हैं। तो ये किसकी वजह क्या है, वो हाइड्रोजन जो प्रोड्यूस हो रही है वो उसके साथ बबल, हाइड्रोजन गैस बबल उसके साथ अटैच हो जाता है, तो उसको ऊपर की तरफ मूवमेंट कराता है। तो ये भी एक तरीका आपका बेसिक नेचर के होते हैं। और इस तरीके से जैसे जैसे मेटल की रिएक्टिविटी देखिए, है ना, तो हम कह सकते कौन सी सबसे ज्यादा मोर रिएक्टिव हो गई, Na ग्रेट, है ना, फिर Ca हो गया, फिर हो गया आपका एल्यूमिनियम हो गया। इस तरीके से एल्यूमिनियम टू आपके सोडियम तक आपकी इसकी रिएक्टिविटी बढ़ती जाती है, इनकी कम होती है। फिर आगे बात चलिए आप गोल्ड, है ना, Ag यानी सिल्वर, उससे भी कम रिएक्टिव रिएक्शन या तो करती ही नहीं है, करती है तो बहुत ही हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर रिएक्शन करती है। इस तरीके से इनकी रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है ना। ये मैक्सिमम रिएक्टिव या मोर रिएक्टिव, दोनों वर्ड लेस रिएक्टिव। इस तरीके से इसकी रिएक्टिविटी चेंज होती रहती है। तो मेटल टू मेटल इसकी नेचर किस पे डिपेंड करेगी, अलग अलग मेटल की। अब इसका हम बाद में मैं बता दूंगा कि किसी भी मेटल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे उसमें आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन की नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उससे ये किस तरीके से रिलेटेड है, इसका हम आगे अलग टॉपिक जब आएंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो ये इस वजह से हो रहा है कि उसके आउटर मोस्ट सेल में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो उस पे डिपेंड करेगा। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको जैसे अपनी टेबल है ना, तो उस टेबल में अप से डाउन की तरफ जाते हैं तो रिएक्टिविटी बढ़ रही है, उसका रीजन भी क्या है वो अलग अलग हम इसको आगे डिस्कस कर लेंगे। तो नेक्स्ट अपना इसी के साथ एक और टॉपिक ले लेते हैं मेटल की, तो इसके साथ रिएक्शन वाटर के साथ और क्या कंडीशन हो सकती है। तो नेक्स्ट अपना मेटल की रिएक्शन पढ़ते हैं एसिड्स के साथ, जिसमें भी अपने कोर्स में है डाइल्यूट एसिड के साथ मेटल की रिएक्शन किस तरीके से होती है। तो वो अलग अलग मैंने अभी तक रिएक्टिविटी अलग अलग मेटल अलग अलग शो करता है। जैसे सोडियम से हम लास्ट गोल्ड और सिल्वर तक पहुंचते हैं तो धीरे धीरे रिएक्टिविटी ऑटोमेटिकली कम होती जाती है। उसी तरीके से सेम टू सेम कंडीशन यही है कि नॉर्मली ये जो वर्डिंग इक्वेशन है, वर्ड में जो आप इसको याद रख सकते हैं इस सभी के लिए, मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, यहाँ पर भी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है। ध्यान रखिए जब भी मेटल की किसी डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन होगी है तो भी वहाँ पर आपका हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। और जब अभी इवन हमने वाटर के बारे में पढ़ा था वहाँ पर भी हाइड्रोजन, दो कंडीशन याद रखनी है, जब भी मेटल की वाटर और एसिड से रिएक्शन होती है तो वहाँ हाइड्रोजन गैस नॉर्मली प्रोड्यूस होती है, और इसका हम पता आराम से इजीली लगा सकते हैं। तो अलग अलग जैसे सोडियम है, सोडियम तो मोर रिएक्टिव है, तो ये फास्टली इससे रिएक्शन कर जाता है। और हाइड्रोक्लोरिक डाइल्यूट होना चाहिए, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक और Na सोडियम मिलकर एक साल्ट बनाता है। साल्ट ये सभी साल्ट है, समझ में आ गया, साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है। तो यहाँ पर साल्ट बन गया NaCl, हमने पिछली प्रीवियस क्लास में बताया NaCl क्या है, एक साल्ट है। तो NaCl और H2 यानी हाइड्रोजन गैस। तो ये तो नॉर्मल आपके रूम टेम्परेचर से भी कम टेम्परेचर पे भी फास्टली रिएक्शन करता है, रेपिडली, एक वर्ड यूज करो, रेपिडली रिएक्ट्स, ठीक है। ये इसका थोड़ा टेम्परेचर मतलब ये भी नॉर्मल रूम टेम्परेचर के आसपास रिएक्शन कर जाता है। तो यहाँ पर भी रैपिडली रिएक्ट्स मैग्नीशियम, और यहाँ पर मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। फिर देखिए यहाँ पर एल्यूमिनियम की बात करती है,
तो लेस रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव। और ये एल्यूमिनियम का हमने पर देखा है कि एल्यूमिनियम के कोई भी आपका एल्यूमिनियम का कोई भी प्रोडक्ट होगा, सब्सटेंस हो गया या कोई भी इवन कोई थिंग्स होगी, चीजें बनी होगी एल्यूमिनियम की, उनके ऊपर नॉर्मली एक कोटिंग की जाती है जिसको हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ऑक्साइड की कोटिंग होती है। तो जब तक वो ऑक्साइड की कोटिंग रहती है तो नॉर्मल ये से रिएक्शन नहीं करता। जैसे टाइम टू टाइम धीरे धीरे टेम्परेचर का बढ़ना या उस लेयर का धीरे धीरे लूज हो जाना, अगर वो ऑक्साइड ऑक्साइड की जो लेयर हट जाती है तो डायरेक्ट किसके कांटेक्ट, एल्यूमिनियम के कांटेक्ट में क्या जाता है, एसिड। तो ये फिर रैपिड रिएक्शन दिखाता है और एल्यूमिनियम का क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। और इससे भी कम रिएक्टिव, फिर और लेस रिएक्टिव हो गया कौन, जिंक, जिसके लिए थोड़ा टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर या कंसंट्रेटेड एसिड होगा तभी ये इसके साथ रिएक्शन शो करेगा। ये नॉर्मल डाइल्यूट के साथ शो कर देता है, ये कंसंट्रेटेड एसिड के साथ रिएक्शन करता है। बाकी नॉर्मल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन ये शो नहीं करता है, या जिंक क्लोराइड बनाता है और ये हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। लेकिन सबसे बाद में देखिए आपकी कॉपर, कॉपर को जब एसिड के अंदर डाला जाएगा तो वहां पर कोई रिएक्शन शो नहीं करेगी, है, काफी देर तक आप देखेंगे तो वहां पर कोई रिएक्शन शो नहीं करती। तो इस तरीके से रिएक्टिविटी भी बढ़ती जा रही है। ये फास्ट, बहुत ही फास्ट रिएक्शन करता है, ये उससे कम थोड़ा टाइम लेता है, फिर इससे ये थोड़ा ज्यादा टाइम लेता है, या उस कंसंट्रेटेड एसिड है या डाइल्यूट है उसके ऊपर डिपेंड करेगी, ये डाइल्यूट पे नॉर्मली कर रहा है तो ये इसके लिए कंसंट्रेटेड HCl चाहिए। और इसके लिए तो आप चाहे कंसंट्रेट यूज करो चाहे डाइल्यूट, इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ये कोई रिएक्शन शो नहीं करता। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा देखिए कि ये अपना रिवीजन भी हो रहा है। फर्स्ट चैप्टर को याद कीजिए, टाइप ऑफ रिएक्शन में, टाइप ऑफ रिएक्शन में हमने पढ़ा था, यहाँ देखिए ये HCl, तो यहाँ पर जो Na है वो हाइड्रोजन को तो कर दिया रिमूव और ये इसके साथ ऐड हो गया NaCl। याद आया कुछ, वेरी गुड। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो कर रहा है किस तरह भी, ये सारे एग्जांपल लिख सकते हो एग्जाम में कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के ये एग्जांपल हो सकते हैं। Mg मैग्नीशियम इसकी जगह लग गया और हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया, है ना। एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ लग गया और हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया। तो इस तरीके से ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करता है। किस टाइप की रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये एग्जाम्पल हो गए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के। तो यहाँ पर ये अलग अलग एसिड यूज कर सकते हैं, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और आप नाइट्रिक एसिड यूज कर सकते हो, सल्फ्यूरिक एसिड भी यूज कर सकते हो। तो हम यहाँ पर एक बात कर लेते हैं नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड में क्या होता है, नाइट्रिक एसिड का आपको फॉर्मूला लिख लीजिए तो याद रखना है आपको। नाइट्रिक एसिड का आपका फॉर्मूला हो गया HNO3। तो यहाँ पर क्या है कि नाइट्रिक एसिड की जब किसी मेटल से रिएक्शन कराते हैं तो मोस्टली वहां पर हाइड्रोजन गैस को ये प्रोड्यूस नहीं होने देता है। क्यों, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन की प्रेजेंस ज्यादा है, तो जो हाइड्रोजन गैस वहां से रिलीज हो रही थी उसको ये क्या करेगा, अपने साथ ऐड कर लेगा और वहाँ H2O फॉर्मेशन कर देगा। तो ये मोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इस कंडीशन में कुछ मेटल्स की HNO3 से रिएक्शन आप नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन शो करते हैं तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं होती है। इसका रीजन क्या है, क्योंकि ये मोर ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट के तरह काम करता है और उसको किसमें कन्वर्ट कर देता है, हाइड्रोजन कन्वर्ट इनटू हाइड्रोजन गैस converts into water so that वहाँ हाइड्रोजन गैस की आपको कोई प्रेजेंस नजर नहीं आती है। एक अपने इसमें छोटा सा टॉपिक है एक्वारेजिया, एक्वारेजिया। अब एक्वारेजिया क्या है, एक्वारेजिया दो टाइप के एसिड का एक मिक्सचर है जिसमें 1:3, 1:2 में मतलब एक पार्ट तो हो गया आपका HNO3 नाइट्रिक एसिड
और 3 पार्ट हो गए उसके हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और दोनों ही कंसंट्रेटेड होने चाहिए। किस टाइप के होने चाहिए? तो मैं कंसंट्रेट को एक शॉर्ट फॉर्म में यहाँ लिख देता हूँ, ब्रैकेट में कंसंट्रेटेड CON, और या फिर मैं लिख देता हूँ HCl। ठीक है, यहाँ पर भी मैं लिख दूँ आपके आगे, इसमें 1 पार्ट कंसंट्रेटेड HNO3 इज टू, और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इस तरीके से आपको कभी पूछा जाए एक्वारेजिया, व्हाट इज एक्वारेजिया? एक्वारेजिया इज ए सॉल्यूशन विच मीन्स 1 part HNO3 plus 3 part of concentrated HCl and hydrochloric acid makes aquaresia, और ये बहुत ही मोर पावरफुल सॉल्वेंट है, जो इवन गोल्ड और प्लेटिनम जो सबसे लेस रिएक्टिव है उनको भी ये क्या करता है, डाइल्यूट कर लेता है अपने आप में। हर चीज़ इसके अंदर, मोस्टली सभी मेटल्स इसमें आप जब भी उसके अंदर डालोगे इस एक्वारेजिया के अंदर, तो वो उसको अपने अंदर डिसोल्व कर लेता है। ये इसका एक बेसिक फीचर्स है कि ये मोस्टली ऑल मेटल्स को अपने अंदर डिसोल्व कर लेता है। तो ये कैसे तैयार होता है कि 1 पार्ट, जैसे 1 लीटर आपने HNO3 कंसंट्रेटेड HNO3 ले लिया, और प्लस उसके साथ 3 लीटर कंसंट्रेटेड HCl दोनों को मिक्स कर दिया, तो वहां पर आपका क्या तैयार हो गया, एक्वारेजिया। और उसके अंदर कोई भी मेटल आप डालो, कोई भी चीज को आप डिसोल्व करना चाह रहे हो, तो वो डिसोल्व इसमें इजीली हो जाती है। इवन गोल्ड और प्लेटिनम भी इसमें, जो सबसे लगभग हार्ड मेटल्स मानी जाती है, वो भी जो मोर लेस रिएक्टिव होती है, वो भी इसके अंदर डिसोल्व होकर इसके साथ मिक्स हो जाती है। तो इस तरीके से एक्वारेजिया के साथ भी अलग अलग मेटल की रिएक्शन शो होती है। तो अब रिएक्टिविटी भी बढ़ रही, देखिए अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि Na तो बहुत ही फास्टली रिएक्शन कर रहा है किसके साथ, डाइल्यूट एसिड के साथ, फिर उससे कम आपका मैग्नीशियम टाइम ले रहा है, फिर उससे नीचे देखिए आप एल्यूमिनियम देख रहे हैं, ठीक है, फिर लेस रिएक्टिव हो गया आपका Zn, और फिर लास्ट में आप देखिए कि जो कॉपर है वो रिएक्शन ही शो नहीं करता। इस तरीके से रिएक्टिविटी इसकी इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ मोर रिएक्टिव, और यहाँ लेस रिएक्टिव। लेस रिएक्टिव का मीन्स भी आप समझ गए होंगे, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। तो यहाँ अपना ये टॉपिक रोकते हैं, फिर नेक्स्ट अपनी क्लास में जब हम पढ़ेंगे तो अलग अलग मेटलिक साल्ट के साथ अपने मेटल की क्या क्या रिएक्शन होती है उसको हम कंटिन्यू करेंगे। और इसके अलग अलग आपको ये छोटे छोटे टॉपिक याद रखने, एक्वारेजिया क्या है तो ये आपको उसमें दिखा सकते हैं, और अलग अलग रिएक्शन को आप याद रखिए। ये अपने चैप्टर नंबर 1 में बहुत ही अच्छी तरीके से एग्जाम्पल, ये इक्वेशंस काम आएगी, कभी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के रूप में काम आएगी, कभी ऑक्सीडेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल के तौर पे यूज होगी। तो इनको भी हमें कंटिन्यू, कभी कभी आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी इसमें आई थी, कभी प्रिसिपिटेशन रिएक्शन के भी इसमें एग्जाम्पल आया था। अभी हमने जस्ट पहले लिखा था कि जिंक की जब HCl की क्रिया होती है तो जिंक क्लोराइड जो कि एक सॉलिड प्रिसिपिटेशन है, वो एल्यूमिनियम क्लोराइड भी एक सॉलिड प्रिसिपिटेशन है। तो वाइट वाइट सब्सटेंट जो होता है वो भी आपके प्रिसिपिटेशन रिएक्शन का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है। तो इस तरीके से हम ये अलग अलग रिएक्शन को हम दिखा सकते हैं। ये आपको याद रखनी है नॉर्मली। मोर रिएक्टिव, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव इसमें हो जाएगा आपका सोडियम। तो यहाँ तक अपना काम कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू वेरी मच, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।